नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और साल का पहला सूर्य ग्रहण अब से कुछ ही देर में लगने वाला है और इसका धार्मिक और खगोलीय बड़ा महत्व है। इस सूर्य ग्रहण का राशियों और भारत दोनों पर ही बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। पूरी दुनिया एक अद्भुत खगोलीय घटना की गवाह बनने जा रही है और वो खगोलीय घटना है सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास है और भारत के लिए इसका खास महत्व है। होने वाला ग्रहण एक वलयाकार सूर्य ग्रहण है। ग्रहण में सूर्य का नजारा रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखेगा। इसमें चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य को ढक लेगा। ग्रहण के दौरान सूर्य की रोशनी केवल किनारों से निकलेगी। ग्रहण के दौरान दिन में थोड़े समय के लिए अंधेरा छा जाएगा। भारत के अलावा कई एशियाई, यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में यह दिखेगा। भारत में सूर्य ग्रहण को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में ग्रहण के दौरान अनुष्ठान और शुभ कार्य ठप रहते हैं। साथ ही कई तरह की सावधानियां भी बताई गई हैं। सुबह 9:15 से दोपहर 3:04 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। दोपहर 12:10 पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। मेष, सिंह, कन्या, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए शुभ। वृष, तुला, धनु राशि के जातकों के लिए मिला जुला। मिथुन, कर्क, कुंभ और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनिष्टकारी। भारत का विश्व में प्रभाव बढ़ेगा और कोरोना संकट में नरमी आएगी। धार्मिक मान्यताओं के साथ सूर्य ग्रहण एक बड़ी खगोलीय और महत्वपूर्ण घटना है। हर 18 साल में सूर्य का रिंग ऑफ फायर ग्रहण बनता है, जिसे देखना बहुत दिलचस्प और अद्भुत होता है। लेकिन इसके लिए आई प्रोटेक्शन ग्लासेस पहनना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो देखिए, ये जो संयोग है इसे दुर्लभ भी कहा जा रहा है और इसके कई राशियों पर अलग अलग प्रभाव भी हैं। और सूर्य ग्रहण के समय सभी लोगों के मन में ये बात उठती है कि आखिर क्या करें और क्या ना करें। इसको लेकर के भी लोगों के बीच में कई तरह की शंकाएं हैं और उन शंकाओं को हम दूर करने वाले हैं। तो ऐसे में सूर्य के समय जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, उन महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। तो वो क्या सावधानियां बरतें, इन्हें लेकर के भी उन्हें ज्यादा सजग और सचेत रहना होगा। गर्भवती महिलाओं को गेरू या गाय के गोबर का पेट पर लेप करना चाहिए। ये तमाम चीजें जो हैं एहतियात के तौर पर बरती जानी चाहिए उन तमाम गर्भवती महिलाओं को जिनके गर्भ में बच्चा पल रहा है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे उनके बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और ये उनको अनिष्टकारी किसी भी चीज से बचाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान गायत्री मंत्र, सूर्य मंत्र, गुरु मंत्र, नारायण मंत्र का जाप करें। ध्यान करना सर्वोत्तम माना जाता है और ऐसे में जब सूर्य ग्रहण है और इसका संयोग इतने सालों बाद जब बन रहा है, ऐसे में इसे अच्छे, उत्तम और सर्वोत्तम भी माने जाते हैं। लेकिन कुछ सावधानियों के साथ, सतर्कताओं के साथ तो ध्यान सर्वोत्तम माना जाता है। तो सूर्य ग्रहण के बाद क्या करें, ये भी लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि देखिए, सूर्य ग्रहण है, उन समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सूर्य ग्रहण अगर खत्म हो जाता है, उसकी जो समय अवधि है अगर वो निकल जाती है, तो उसके बाद किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या करें और क्या ना करें। ग्रहण समाप्ति के बाद गंगा, यमुना या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। आप नदी में जाकर, पोखर में जाकर स्नान कर सकते हैं और अशुद्धि को दूर कर सकते हैं। अगर नदी में स्नान संभव ना हो तो तालाब, कुएं या फिर बावड़ी में भी स्नान किया जा सकता है। ये भी संभव अगर नहीं है तो आप घर पर ही तीर्थ जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। और सबसे सर्वोत्तम जो है गंगा जल से सबसे शुद्ध माना जाता है। सभी के घर में प्रायः ये मौजूद होता है, रहता है। तो उन गंगा जलों को आप पानी में मिलाकर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ कार्य हैं जो आप ग्रहण के समाप्त होने के बाद जरूर करें। और सूर्य ग्रहण में दान का विशेष महत्व है। तो अगर आप सूर्य ग्रहण में दान करते हैं तो उसका क्या लाभ मिलता है, ये भी बहुत खास हो जाता है। तो ग्रहण समाप्ति के पश्चात मच्छरदानी का दान करें। जो हमारे
बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और जो ज्योतिष के अनुसार ये कहा जाता है कि अगर आप इस काल में मच्छरदानी का दान करते हैं तो उसका आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तेल, कपास, स्वर्ग या स्वर्ण या फिर कंबल अपनी क्षमता के अनुसार, जिनका जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार दान किया जाता है, और यही हमारे वेदों में भी इंकित है। तो स्वर्ण या फिर कंबल का आप दान कर सकते हैं। मौसम के अनुसार सबसे श्रेष्ठ दान मच्छरदानी का ही है, और अगर आप ये कर सकते हैं तो इसे जरूर करें। ये कुछ उपाय हैं, ये कुछ जानकारियां हैं जो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। अगर जब सूर्य काल समाप्त होता है तो आप दान अगर करते हैं तो बहुत आपके लिए हितकारी होता है, सुखद होता है, शुभ होता है। और इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप क्या दान कर सकते हैं जो आपके लिए सर्वोत्तम हो, वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त ज्योतिषाचार्य रणधीर धारी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रणधीर धारी जी। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आज के इस सूर्य ग्रहण को आप कैसे व्याख्यातित करेंगे, कैसे लोगों को जानकारी देंगे? क्योंकि लोगों के मन में एक भ्रांति भी होती है कि अगर ग्रहण लग गया मतलब ये ग्रहण अशुभ होता है, हितकारी नहीं होता है। तो आप इसे कैसे ज्योतिष विद्या के अनुसार कैसे इसको व्याख्यातित करेंगे? हाँ, बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है। और जनमानस में अभी चूंकि कोविड का एक फेज चल रहा है, पिछला जो ग्रहण था 26 दिसंबर को 2019 में, और उसके बाद से ये कोविड का पूरे विश्व में जो प्रभाव रहा, तो लोग बहुत डरे हुए भी हैं इस बार। और इस डर में भ्रांति बहुत ज्यादा है, भ्रामक तथ्यों का प्रभाव बहुत ज्यादा है, तथ्य बहुत कम है। देखिए, ग्रहण को अशुभ माना गया है, इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक इंडिविजुअल के लिए वो उसके इंडिविजुअल कर्मा में या उसके अपने निजी भाग्य में वो बहुत बड़ी बाधा बनता है, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में ग्रहण की व्याख्या के लिए, ग्रहण को समझने के लिए संहिताओं का विधान है, जिसमें हमारी निजी कुंडलियों का, निजी भाग्य, निजी कर्मों के फल का कोई महत्व वहां नहीं होता। तो सार्वजनिक फलादेश इसमें, क्योंकि सूर्य के ही आकर्षण में ये सारे जो ग्रह हैं, सूर्य के ही आकर्षण में अपनी कक्षा में रहकर उसकी परिक्रमा करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड सूर्य का ही क्रिएटर के रूप में ले लिया गया है कि जो भी प्लैनेट, उसमें अपना अर्थ भी है, सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड के कारण अपनी अपनी जगह पर कायम है और भिन्न भिन्न राशियों में वो परिक्रमा कर रहे हैं। राशियों को जड़ आत्मा की तरह कहा गया है, यानी वह हमारे इर्द गिर्द जो वस्तु हैं, पेड़ पौधे हैं, सड़कें हैं, बिल्डिंग है, ये दुनिया है, इसकी ज्योग्राफी है, भिन्न भिन्न देशों के बाउंड्रीज हैं, स्थान विशेष हैं, ये तमाम चीजें जो जड़ आत्माएं हैं, नॉन लिविंग बीइंग है, और लिविंग बीइंग में प्लांट्स वगैरह ये जो है, ये सब हम लोग राशियों से, 12 राशियों से भिन्न भिन्न तरह की वस्तुओं का, जड़ आत्माओं का विचार करते हैं। तो ग्रहण किसी न किसी राशि में बनता है, और जीव आत्मा जो हम लोग हैं, जो इन वस्तुओं के अधिपति हैं, यानी इनका हम भोग करते हैं, परस्पर इनसे प्रभावित होते हैं। तो ग्रहों को जीव आत्मा कहा गया और राशियों को जड़ आत्मा कहा गया। तो सूर्य जो है सभी आत्माओं का कारक है। हमारे भीतर जो सोल एनर्जी है ना, एक हमारा मन है और एक शरीर है, और सबसे सूक्ष्म जो सतत जीवन ऊर्जा है, जो अक्षय है, जो कभी समाप्त नहीं होता, परमात्मा का जो प्रतिनिधि है हम सबके भीतर, जिसको ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं, वह आत्मा है। और ग्रहों में सूर्य उसी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, और परम तत्व का, यानी परमात्मा हम लोग उसको साक्षात मानते हैं, क्योंकि वह हमारा क्रिएटर है। इस सोलर मैंसन का, इस सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का वो सेंट्रल फोर्स है, उसी के कारण वो क्रिएट हुआ है, उसको कमांड करता है, उसको ओन करता है। तो जब उस पर ग्रहण होता है तो देखिए, आमतौर पर कई जो तार्किक लोग होंगे सोचेंगे कि भाई सूर्य तो बादलों में भी ढक जाता है, तो अशुभ क्यों नहीं मानते, है ना। रात रोज होता है, सूर्य ढक जाता है एक पृथ्वी के एक हिस्से से, तो उसको अशुभ क्यों नहीं मानते। तो यहां पर पंचभूत जो सिद्धांत है ना, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, जो है प्रकृति के कारक हैं प्रमुखतः, तो सूर्य अग्नि का पुंज है, अग्नि का वो मूल स्रोत है। तो आप देखिए, अग्नि का स्वभाव है, जल भी उसका जो विपरीत ऊर्जा है, जैसे बादलों से मान लीजिए वो ढक गया, तो उसमें एक आप बोलिए मॉइस्चरस गैस की तरह वो है बादल। लेकिन जल भी अग्नि को डिफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि जल को भी अग्नि मार डालती है अंततः। आप पानी में भी देखेंगे, नदियां यदि साफ होंगी तो वो किरण सूर्य की जो है ना नीचे तक चली जाती है, आप नीचे तलहटी में पड़े पत्थरों को देख पाते हैं, नदियां यदि साफ होती हैं तो इसलिए जल भी सूरज को नहीं रोकता। पृथ्वी जो तत्व है, यानी कोई भी जो सॉलिड पिंड है,
वो किरणों को प्रतिरोध कर देती है और मैग्नेटिक इंपैक्ट को वो खुद टकराती है उससे। तो अभी क्या होता है ग्रहण में कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में एग्जैक्टली जब चंद्रमा गुजरने लगता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड का हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है बिना किसी अवरोध के और किरणों का, उसके भीतर एक पृथ्वी तत्व, एक सॉलिड पिंड, एक ग्रह बीच में आ जाता है अवरुद्ध होकर के, तो उसके कारण हमारा जो आत्मिक तत्व है और किसी भी पदार्थ में जैसे भोजन हो गया, प्लांट है या कोई भी चीज जिसका लाइफ साइकिल है, क्योंकि लाइफ साइकिल से सूर्य का सीधा संबंध है। आप सपोज करिए जैसे किसी वस्तु का लाइफ साइकिल, आपने एक रोटी बनाई, उसका लाइफ साइकिल यदि 10 घंटे है तो स्वाभाविक है कि 10 घंटे में स्लोली 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 उसके भीतर का जो ऑर्गेनिज्म है, मॉलिक्यूल्स है, वो डिके कर रहा है। फाइनली 10 घंटे बाद उसका एक्सपायरी टाइम लगा देंगे। इस पूरे अगर व्याख्यान को हम देखें तो हम ये समझते हैं और लोगों को ये जानना चाहिए कि देखिए प्रकृति में जो कुछ भी है उसका अर्थ बहुत व्याप्त है। आपको यह भी जानना होगा कि सचमुच हर चीज की एक समयावधि है और उसके बाद उस चीज का क्षण भी होता है और फिर उसके बाद उसकी उत्पत्ति भी होती है। यानी कि आप इसको अपने जीवन से भी जोड़कर देखें, अपने कर्मों में भी जोड़कर देखें। और हमारे साथ इस वक्त पंडित मार्कंडेय जी भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत पंडित जी। मेरा आपसे सवाल ये होगा, क्योंकि देखिए इसे खंडग्रास सूर्य ग्रहण भी कहा जा रहा है, तो लोग ये जानना चाहते हैं, आज की अगर युवा पीढ़ी की बात करें तो वो धार्मिक मान्यताओं को नहीं जानते हैं कि आखिर इस सूर्य ग्रहण के पीछे धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, हमें इसे किस रूप में देखना और समझना चाहिए। हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि हमारे उन युवा पीढ़ियों के लिए आप जरूर बताएं कि ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण क्या है और इसकी धार्मिक मान्यता क्या है। शशि दिवाकरयोर्ग्रह पीडनम गजभुजंगमयोरपि वंदनम मतिमतांच विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मति। सूर्य और चंद्र राहु से ग्रस्त हो जाते हैं। हाथी और सर्प भी बंधन में पड़ जाते हैं। विद्वान व्यक्ति भी दरिद्रता का शिकार हो जाता है। यह विधि की बलवत्ता है, यह भाग्य की प्रबलता है। लेकिन भाग्य ही सब कुछ नहीं है, भाग्य भी भाग है, हिस्सा है हमारे कर्म का। चूंकि हमारा कर्म जो है वह 3 तरह का है, संचित, संचयमान और प्रारब्ध। जो भी है उसी कर्म का हम भोगते हैं, वह भी कर्म करते जाते हैं और भोगते भी जाते हैं। खैर, अभी जो ग्रहण आज है, सूर्य ग्रहण और खंडग्रास है, कहीं कहीं पर वलयाकृति भी बताया जा रहा है। संभवतः चूंकि उसका प्रभाव पृथ्वी और चंद्रमा के पृथ्वी के बीच में जो चंद्रमा आ जाएगा, जितना हिस्सा सूर्य का ढक जाएगा उतना हिस्सा जो है काला पड़ जाएगा, धब्बा पड़ जाएगा। इसी को देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ कि युवा पीढ़ी मानती है कि नहीं मानती है। चूंकि अभी वर्तमान में क्या है कि भौतिकवाद है। भौतिकवाद में सब कुछ जो है प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल तो पंडित जी, मैं आपको यहाँ क्षमा चाहती हूँ, रोक रही हूँ क्योंकि हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका सवाल, उनके मन में भी कई तरह की चीजें और सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और उनका वो संशय दूर करना चाहते हैं। तो मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए एक दर्शक। मानवेंद्र, आप क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि रणधीरधारी जी भी हमारे साथ हैं और पंडित मार्कंडेय जी भी हैं। जी, जय माता दी। मैम कह रहे थे कि सूर्य ग्रहण के दौरान गायत्री मंत्र का जाप बोला जा रहा है जी, ये करना उचित होता है? हमारा गुरु मंत्र है वो। पंडित मार्कंडेय जी, बात है अभी जो गायत्री मंत्र की बात, ये गायत्री मंत्र की बात है या कोई भी मंत्र की बात है, ये ग्रहण में भी पुरस्चरण की बात है और पुरस्चरण करना चाहिए। कम से कम जिस समय आप ग्रहण प्रारंभ होता है उसके पहले ही आप आसन पर स्नान करके आसन पर बैठ जाएं और उसके बाद एक संकल्प ले लें कि मैं इस ग्रहण काल में इतना जप करूंगा। जप के बाद दशांश जो होता है हवन होता है, उसके दशांश तर्पण होता है, उसके दशांश मार्जन होता है, इतना करना चाहिए। अगर उतना हवन की व्यवस्था नहीं है, तर्पण की व्यवस्था नहीं है, मार्जन की व्यवस्था नहीं हो सकती है, क्योंकि हवन
का ही दशांश तर्पण होगा, तो तर्पण तो जल से होता है, वह हो जाएगा, लेकिन हवन की व्यवस्था नहीं है, तो आप उसके बदले में दुगना कम से कम जप कर लीजिए। माने कि अगर 10,000 करते हैं गायत्री मंत्र का जप या किसी मंत्र का जप कर रहे हैं 10,000, तो दशांश का द्विदशांश कर लीजिए। द्विदशांश का मतलब कि 2,000 और बढ़ा दीजिए, 12,000 हो गया। यह 12,000 कम से कम आपको कर लेना चाहिए। आपको संकल्प करना चाहिए कि हम इतना करेंगे तो यह जो भी कुछ लोग साबर मंत्र का जप करते हैं, कुछ लोग और मंत्र का जो इष्ट है, इस समय उसका महत्व तो बहुत काफी बढ़ जाता है ग्रहण काल में। इसलिए बताया गया है कि ग्रहण काल में दीक्षा लेने में भी दोष नहीं होता, इसमें पंचांग शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आप कर सकते हैं जी। तो मानवेंद्र जी, आपके जो भी दुविधाएं होंगी, जो संशय था, उसे पंडित मार्कंडेय जी ने दूर किया है। रणधीर धारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। रणधीर जी, जब भी ऐसे किसी भी ग्रहण का जिक्र किया जाता है, जब उसकी चर्चा होती है, तो कई चीजें उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जुड़ी होती हैं, लोगों की मान्यता के साथ वो जुड़ जाती हैं। तो हमें इस वक्त में कोरोना काल के दौरान इसे किस रूप में देखना चाहिए? ये क्या हम इसे एक इस रूप में देखें कि देखिए, हमें प्रकृति बहुत कुछ सचेत करती है, समय समय पर चेताती है कि आप ध्यान रखिए, हमारा सम्मान कीजिए, हमसे ही आपका जीवन है और उसी से आप जीवित भी हैं। बिल्कुल आपका सही कहना है। प्रकृति में जो प्रकृति के कारक जो तत्व हैं, और प्रकृति का अर्थ क्या हुआ? जो प्रत्येक कृति के पहले से है, प्रकृति, यानी जितनी कृतियां हैं, ये जितनी रचनाएं हैं जिसमें मानव भी है, उसके पूर्व से जो उपस्थित है, यानी प्रत्येक क्रियों का जो कृतियों के जो कारण रूप में है, वही प्रकृति है जी। अब वैज्ञानिक बुद्धि और तर्क बुद्धि, आज के युग में देखिए सबसे बड़ी जो विडंबना है और त्रासदी है मानवीय चिंतन में और बुद्धिजीवियों के समाज में, कि विज्ञान को और तर्क को लोग बिल्कुल एक मानते हैं। अरे तर्क उल जलूल भी हो सकता है ना, तर्क मानवीय जो सोच है उसकी एक सीमा है, सीमांत सोच तो हर व्यक्ति के पास हो नहीं सकता। विज्ञान भी आज कहता है कि मनुष्य अपने ब्रेन का औसतन 4-5% ही यूज कर पाता है। आइंस्टीन को भी 18% तक कहा कि यूज कर पाता है इंसान। तो विज्ञान के जो जनक भी हैं और आज आधुनिक विज्ञान के जो बड़े बड़े प्रतिपादन जिन्होंने किया है, वह भी तो मनुष्य के जो मस्तिष्क की संभावना है उसका 18% ही यूज कर पाए। हमारे तो साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, रणधीर जी, उनका सवाल ले लेते हैं। वो भी जानना चाह रहे हैं कि भाई हम इसको कैसे देखें, हमारे मन में एक दुविधा है। कन्हैया, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछें और टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, मेरा आपसे आग्रह होगा। जी जी, पंडित जी प्रणाम। हेलो कन्हैया, आप अपने टीवी का वॉल्यूम पहले कम कर दीजिए और आप अपने सवाल को कहें, हमारी आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। पूछा जाए। हाँ जी, जी सर, ये पूछना चाह रहे थे पंडित जी कि ये जो सूर्य ग्रहण है, इसका मुझ पर क्या असर पड़ने वाला है? मेरा डेट ऑफ बर्थ है, राशि तो जानकारी नहीं है। कौन सी है आपकी? जन्म तिथि बता सकते हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो कन्हैया आपको कंप्यूटर से हमको देखना पड़ेगा, इसलिए आप कन्हैया, आप आर्द्रा मिथुन के हैं, तो मिथुन पर प्रभाव अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप बताया गया है शास्त्र के अनुसार जो है, तांबे की कटोरी में तिल रख करके और घी का दान कर दीजिएगा, कुछ पैसा रख दीजिएगा, या कम से कम आप दान कीजिएगा। उससे भी सहज है कि आप ग्रहण नहीं देखें। ये तो कन्हैया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। पंडित जी ने वो उपाय भी बताए हैं कि अगर आपकी राशि पर आपके नाम के अनुकूल, हालांकि आपको आपकी राशि नहीं पता है, तो हम ये जरूर चाहेंगे कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर उनके मन में कोई सवाल है तो राशि उन्हें अगर पता होगा तो उनके बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से पंडित जी बता पाएंगे कि आखिर आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। पंडित मार्कंडेय जी, जब हम इस बात को लेकर के आशंकित होते हैं, सशंकित होते हैं कि ग्रहण के वक्त किन बातों को हर शख्स को मानना चाहिए, हर शख्स को इन्हें हर पहलू पर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जीवन में कुछ बेहतर की ही उम्मीद बनती है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ
12 घंटा पहले सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले को सूतक काल माना गया है। उसमें देवता की प्रतिमा का स्पर्श नहीं हो, उसमें कुछ ऐसा काम जैसे सूतक रहता है उसी तरह से हम इसमें व्यवहार करते हैं। अब रही बात कि उसमें क्या ग्रहण काल में हमको क्या नहीं करना चाहिए, तो ग्रहण काल में बताया गया है कि भोजन नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल में शयन नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल में जो है जल नहीं पीना चाहिए, इस सब मना किया गया है। उबटन नहीं लगाना चाहिए, सब मना किया गया है। चूँकि कहा गया है ग्रहण काल में सोने से रोग की वृद्धि होती है, और ये अगर पेशाब लगता है, पेशाब करते हैं तो दारिद्र्य गरीबी की वृद्धि होती है, और पुरुष करने पर कृमि कीड़े का शिकार होते हैं, और इस तरह से बताया गया है। तो इसलिए उस पर जहाँ देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब जिसको लग ही गया है उसको थोड़े रोका जाएगा, और यह कहा जाएगा आपातकाल में सब, यानी कि आप जितना करने में सामर्थ्यवान है, अगर आप कर सकते हैं, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है तो आपको जरूर करना चाहिए। एक दर्शक हमारे साथ कुंदन जुड़ चुके हैं नालंदा से। कुंदन, आपका सवाल। कुंदन, आप तक आवाज हमारी अगर पहुंच रही है तो आप अपना सवाल लें। नहीं जी, हम पूछ रहे हैं कि गरन्ना में क्या करना नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो कुंदन का सवाल पंडित जी ये है कि देखिए अमूमन सभी लोग यही जानना चाह रहे हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें, कम से कम सभी जो कर सकते हैं, क्योंकि धारणा के अनुसार बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। नहीं, कम से कम ग्रहण काल में जो है वह आप एक जगह एकांत में बैठ जाएं, हो सके तो आप मंत्र जप करें, हो सके तो ईश्वर को, चूंकि प्रतिमा का स्पर्श नहीं करना है इसलिए मंत्र जप कर सकते हैं आप, बैठ करके साधना कीजिए, जितना हो सके भगवान से प्रार्थना कीजिए। क्योंकि ग्रहण देखिए एक दैवी प्रक्रिया है और वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, ज्योतिषीय प्रक्रिया भी है। इसको जो है वो माने हम ज्योतिष ने भी स्वीकार किया, विज्ञान ने भी स्वीकार किया, ज्योतिष और विज्ञान दोनों में ही इसकी स्वीकारोक्ति है, जिस पर खुद रणधीरधारी जी भी प्रकाश डाल रहे थे। रणधीरधारी जी, अमूमन हम ये कहते हैं कि देखिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें बहुत ज्यादा इस दौरान सतर्क रहना चाहिए, उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, परिवार के लोगों को इस दौरान बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर इस बात को काटा जा सकता है, इस बात को नकारा जा सकता है, या यहां पर भी उसकी उतनी ही स्वीकारोक्ति है? नहीं, विज्ञान और ज्योतिष कोई अलग अलग चीज नहीं है ना, अज्ञानता के कारण ये सारा भेद है ना, द्वंद्व है। देखिए मैं शुरू में जो बोल रहा था, बीच में चूंकि दूसरा प्रसंग आ गया जी, मूल बात यह है कि जड़ आत्मा और जीव आत्मा को समझना पड़ेगा। और जितने लोगों की जिज्ञासा है कि मेरी राशि के लिए क्या होगा, मेरी राशि के लिए क्या होगा, यह ज्योतिष के खिलाफ है, भ्रांतियां इसीलिए पहुंचती हैं। ग्रहण का फलादेश संहिताओं में कहा गया है, और संहिता है जड़ आत्माओं के लिए कि वैश्विक फलादेश क्या होगा, सरकारों के लिए क्या होगा, मूल्य वृद्धि होगी नहीं होगी, राजनीतिक नीतियां क्या हमारी रहेंगी, प्राकृतिक घटनाएं क्या होंगी। आपके निजी भाग्य से इसका मतलब नहीं है, इस बात को पहले समझ लेना है। बाकी सब कुछ ज्योतिष का बाजारवाद है कि किस राशि के लिए अच्छा होगा, किस, अरे सूर्य तो संपूर्ण ये सोलर सिस्टम का कारक है ना सूर्य, तो सबके कुंडली में वो लगन का कारक होता है। चाहे आपके व्यक्तित्व का राशि का कोई भी लॉर्ड प्लेनेट हो, आपके व्यक्तित्व का कोई भी ग्रह, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, कोई भी ग्रह हो, लेकिन कारक हमारे साथ रणधीर जी इसी बाबत एक सवाल लेना चाह रही है, जानना चाह रही है। मनीषा, आप क्या जानना चाहती है? रांची से हमारे साथ जुड़ी है। हाँ, हेलो। सबसे पहले तो मैं तमाम दर्शकों से जो भी अपने किसी भी संशय का, किसी भी सवाल का जवाब हमारे ज्योतिषाचार्य और पंडित जी से जानना चाहते हैं, वो अपने टीवी के वॉल्यूम को जरूर कम रखें, क्योंकि उनकी आवाज हम तक पहुंचती है लेकिन टीवी के वॉल्यूम की वजह से उनकी आवाज सही तरीके से सुनाई नहीं दे पाती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। लगातार इस बड़ी चर्चा पर हमारे साथ ज्योतिषाचार्य और पंडित जी जुड़े हुए हैं आपके तमाम सवालों का, शंकाओं को दूर करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस।
तो देखिए, लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये इस साल का यानी कि 2020 का ये पहला सूर्य ग्रहण है और वलयाकार ये सूर्य ग्रहण, जिसे ये कहा जा रहा है कि चंद्रमा जो है सूर्य के तकरीबन 98% से ज्यादा हिस्से को इस बार ढक देने वाला है। तो तमाम विश्व के दृष्टिकोण से भी देखें और भारत के दृष्टिकोण से भी देखें तो इसका क्या असर होगा। हमारे साथ लगातार ज्योतिषाचार्य और पंडित मार्कंडेय जी जुड़े हुए हैं, जो अपनी जानकारी भी और क्या करें और क्या ना करें इसे लेकर के भी तमाम सतर्कताओं के निर्देश भी जारी कर रहे हैं, बता रहे हैं। सीतामढ़ी से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, हम आपका सवाल लेना चाहेंगे, आप क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी, आप अपना सवाल रखें। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सूर्य ग्रहण का। आपकी राशि क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, 30 जून 1981 है। पंडित मार्कंडेय जी, नाम बताया जाए। भरत कुमार। नाम बताइए। भरत कुमार जी। पंडित जी, इनका नाम भरत है और ये अपना डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं, राशि का ज्ञान नहीं है कि इनकी राशि क्या है। ना तो डेट ऑफ बर्थ में तो निकालना पड़ेगा, उसको नाम पर ही चले जाए। तो नाम पर ही ये आपका जो है मूल मान धनु राशि है, तो धनु राशि के लिए उत्तम संकेत नहीं है। ग्रहण न देखें, पूजा पाठ करें, बस यही करें, ठीक है बस। चलिए, तो अब ऐसे में किन राशियों पर क्या असर पड़ रहा है ये भी हम अपने दर्शकों को बताते चलें। तो हम जरूर जानना चाहेंगे रणधीरधारी जी, क्योंकि आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, तो मेष राशि, सिंह राशि, इन राशियों पर इस बार का ये सूर्य ग्रहण कितना प्रभाव डाल रहा है, इसे किस रूप में देखें? देखिए, पूरा एक गड़बड़ है इस पूरे कथानक में जो आपका सवाल है। मैं जो बोलना चाह रहा हूं, मुझे 1 मिनट आप कम से कम समय दीजिए बिना रोके हुए। ज्योतिष का जो पक्ष है ना, राशि फल जो देखते हैं व्यक्तियों का, मैंने पहले ही ओपनिंग में बोला था कि ग्रहण जो है जड़ आत्माओं पर प्रभाव देखा जाता है, और जड़ आत्मा यानी वस्तुओं पर, राशियां यह वस्तुओं की कारक हो जाती हैं। और सारी भारत में कोई भी ज्योतिषी बताने को तैयार नहीं है कि किसी भी होरा शास्त्र के ग्रंथ में, ज्योतिष के ग्रंथ में राशि फल बोलने का वाला कौन सा चैप्टर है जिसको आधार लेकर के लोग बोल रहे हैं? कोई चैप्टर ही नहीं है साहब। संहिता में ग्रहण मिलता है। फलादेश जो हम लोग कुंडली बनाते हैं और कुंडली का फलादेश करने का जो ज्ञान लेते हैं, उसमें ग्रहण को जब शुभ ही नहीं बोला गया। राहु और सूर्य का योग अलग बात है, वो एक सामान्य योग है, लेकिन राहु और सूर्य के योग से जब ग्रहण बनता हो तो किस शास्त्र में उसको शुभ लिखा है? और वो जब शुभ ही है ये नहीं तो धनु के लिए शुभ क्या, मेष के लिए शुभ क्या, किसी के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि सारे लग्नों का कारक स्वयं सूर्य है और सूर्य का ग्रहण हो रहा है। तो ग्रहण के योग को कैसे कोई शुभ बोलेगा कि हमारे लिए क्या शुभ, हमारे लिए क्या शुभ? इसीलिए इसको संहिताओं में राशियों को जड़ात्मा कह के, तो आपको मैं संक्षेप में, मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए। सवाल यह होना चाहिए कि अपने देश भारत पर क्या इसका प्रभाव होने वाला है। देखिए, मिथुन राशि में बन रहा है और बुध ग्रह वहां 7 में है, चंद्रमा वहां 7 में है। तो ये महिलाओं के लिए, प्रसिद्ध महिलाओं के लिए, माननीयों के लिए, इसको वराह मिहिर ने बृहत संहिता में, जो आज से 2000 साल से लेकर के 1600 साल पहले की रचित संहिता है, वो बहुत प्रामाणिक है। उसमें वराह मिहिर ने कहा है कि ये मान्य महिलाओं के लिए, कला जगत की महिलाओं के लिए, राजनीति के लिए, शिक्षा जगत के विद्वानों के लिए और भिन्न भिन्न क्षेत्र के विद्वानों के लिए ग्रहण खराब जाएगा। क्षेत्रों में देखिए, गंगोत्री और यमुनोत्री यानी गंगा और यमुना से लेकर के गंगा यमुना के संगम के बीच के जो प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, तटवर्ती इलाके हैं, उधर बसने वाले लोगों के लिए प्राकृतिक आपदा वगैरह, जीवन में चुनौतियां, बाढ़ वगैरह का संकट है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि नहर है, डैम है, यानी जो ऐसी दीवारें जो जल को रोकने के लिए बनाई जाती हैं, नदियों का जो बांध वगैरह होता है, उनके टूटने की संभावना इसमें रहेगी। सब्जी के जो उत्पादक हैं, क्योंकि आषाढ़ महीने में ग्रहण है, महीने के आधार पर जो ग्रहण का फल आता है, उसमें उन्होंने कहा है कि कांधार में और पुलिंद नामक देश में, जो आपका कश्मीर है और चीन के बहुत सारे प्रांत हैं और सीमावर्ती जो हमारे इलाके हैं पड़ोसियों से, उनसे सटता हुआ जो प्रदेश है, जिधर पाकिस्तान हो गया, एक तरफ चीन हो गया, अपना कश्मीर का जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां वायलेंस की बात कर रहे हैं और वैसे देशों को नुकसान बता रहे हैं। यानी जो अगर युद्ध की स्थिति बनती है या किसी तरह के छोटे मोटे तनाव की स्थिति बनती है, तो चीन को नुकसान। ये जो जानकारी आप दे रहे हैं, इस पर कई सवाल मेरे जहन में खुद स्वतः भी उठ रहे हैं, मैं उनका निराकरण भी चाहूंगी आपसे। फिलहाल एक हमारे साथ दर्शक जुड़ गई हैं, श्रिता शर्मा, जो असम से हमारे साथ जुड़ी हैं, आप अपना सवाल रखें। मीन राशि पर क्या असर पड़ता है? मीन राशि पर क्या असर पड़ता है? हालांकि ज्योतिषाचार्य रणधीरधारी जी कह रहे हैं कि देखिए राशि के अनुसार इसका जवाब देना थोड़ा नहीं, मैं बता रहा हूं। सबसे बड़ी बात है
एक मिनट सुना जाएगा। जी जी, पंडित मार्कंडेय जी बताइए। जी जी, देखिए ज्योतिष जो है बड़ा मिहिर नहीं, जब वैदिक ज्योतिष से ही हम चलते हैं तो उस समय उसका विकास नहीं हुआ था, धीरे धीरे विकास हुआ है। बराह मिहिर ने ही बृहत संहिता में बहुत सी बातें कही हैं। ज्योतिष में ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने नहीं कही है। एक और बात, इसका विकास जो ही केवल पंडिताओं नहीं है, मनगढ़ंत बातें नहीं है, अब शास्त्र समूचे फेंक देने होंगे तब तो। बृहत ये जो है धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि जो है उसमें राशियों की बातें कही गई हैं तो उनको फेंक देना होगा। धर्म की संस्कृति को फेंक देना होगा। जो वैदिक ज्योतिष के नाम से जो अरे मैं वो नहीं कर रहा हूं फेंकने की बात, फिर यही देखिए दूसरा पक्ष आ जाता है। कुंडली की बात ही नहीं आई है वहां पर। पंडित मार्कंडेय जी, जो दर्शक है दीक्षिता, वो जानना चाह रही है कि उनकी राशि मीन राशि है, मीन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? नहीं होगी, सबको हटा देना होगा, कुंडली को हटा देना होगा तब, क्योंकि खगोल ही ज्योतिष है मंत्र। यही बात हो जाती है ना कि राशि से क्या कहा गया। मैं पराशर की बात कर रहा हूं। पराशर ऋषि ने राशियों को जड़ आत्मा कहा है। पराशर ऋषि ने राशियों को जड़ आत्मा कहा है और ग्रहों को जीव आत्मा कहा है। इसीलिए राशि का ग्रह स्वामी होता है। और पराशर को भी यदि आप नहीं मानते हैं तो अलग बात है। देखिए राशियों पर फल क्या होगा वो बात मेरे मन से सुन लीजिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आपकी बात काटने में, क्योंकि मैं आपकी समझ को नहीं प्रभावित कर सकता, हमको भी कभी नहीं कर सकता। पंडित जी दीक्षिता जो हमारे साथ जो दर्शक है लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और दर्शक चाहते हैं कि देखिए हम ये कम से कम कर लें जिससे हम अपने आप को भी सुरक्षित कर लें और परिवार को भी सुरक्षित कर लें, तो आखिर वो क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें? उनकी राशि मीन है और वो आपसे यही जवाब जानना चाह रही है कि आखिर उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ बता देता हूँ, मीन राशि के लिए सूर्य जो है ज्योतिष अंग है, ज्योतिष अंग है, धर्म अंगी है, भाव का अधिपति है। एक ही आदमी बोले जी, मैं चाहूंगी कि मीन राशि, चूंकि वो बार बार अपने उस सवाल के उस संशय को दूर करना चाहती है, तो आप पंडित जी जरूर बता दीजिए कि मीन राशि को लेकर के उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और उन्हें किस तरह के एहतियात रखने चाहिए? नहीं तो मीन राशि के लिए व्यथा कारक है। व्यथा जो है व्यथा कारक है, थोड़ा सा कष्ट पीड़ा हो सकती है। जी जी, तो देखिए हमारे यहाँ जो है कष्ट कई तरह के, व्यथा दुखम भयम लज्जा रोगा शोकत एवं मरणम चापमानम च मृत्यु अष्टविधम स्मृतम, तो अनेक तरह के प्रभाव पड़ते हैं, उसमें से यह भी प्रभाव है। पहला चौथे लग्न पर माने राशि पर, चौथे स्थान पर, 8वें स्थान पर और 12वें स्थान पर जब भी ग्रहण होता है, माने सूर्य या चंद्र की स्थिति होती है तो अच्छा प्रभाव नहीं माना गया है। तृतीय स्थान पर, षष्ठ स्थान पर, दशम स्थान पर, एकादश स्थान पर अच्छा माना गया है और शेष को जो है मध्यम माना गया है। यही तो परिणाम है उसका। जी बिल्कुल, तो इन परिणामों को जो भी हमारे दर्शक जिन राशियों से जुड़े हुए हैं, जिनसे संबद्ध हैं, वो ये अपने संशय को दूर कर लें। जो हमारे जानकार ज्योतिष आचार्य और पंडित मार्कंडेय जी बता रहे हैं, आप इनका जरूर पालन करें और आप अपने आप को, अपनी राशि को इन कष्टों से, इन व्याधियों से दूर रख पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे। रणधीरधारी जी, जब आप ये बता रहे थे कि देखिए इसका भारत पर जो प्रभाव है, किन किन क्षेत्रों में कैसा प्रभाव है, ऐसे में जब आप जिक्र कर रहे थे कि देखिए किन इलाकों में, किन क्षेत्रों में, तो उसमें आपने दक्षिण का भी जिक्र किया, उत्तर का भी, पश्चिम का भी और पूर्व का भी। अभी इस वक्त चूंकि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, आप उसे इस ज्योतिषाचार्य के अनुसार किस रूप में देखते हैं? क्या सावधानियां और क्या व्याधियां दिखती हैं आपको? अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए इसी ग्रहण के समय चूंकि ये मिथुन राशि पर ग्रहण बन रहा है और मंगल उस पर देख रहा है, मंगल की ग्रह दृष्टि और राशि दृष्टि दोनों बन रही है, क्योंकि मीन से मंगल चौथी दृष्टि से देखेगा तो ग्रह दृष्टि भी हो गई और द्विस्वभाव राशि है मिथुन भी और मीन भी, तो राशि दृष्टि भी मंगल की पड़ गई। तो वराह मिहिर ने अपनी संहिता में कहा है ये बात। देखिए मैं वराह मिहिर को इसलिए कोट कर रहा हूं कि संहिता आप नहीं है, निर्णय सिंधु, भाव सिंधु और तमाम जो ग्रंथ बोल रहे हैं पंडित जी, वो संहिता नहीं है साहब। और जो ये बिना संहिता के आप इसको नहीं कर सकते। पुरानी जो रावण वगैरह की संहिता है कंकोक्टेड मिलेंगी कहां?
तो क्या शास्त्रीय आधार मिलेगा? मैंने ज्योतिष का इतिहास लिखा तो मैं अगर बृहद संहिता से कुछ गलत बोल रहा हूं तब आप क्रोधित होइए ना, आवेशित न होइए। पहले फिलहाल एक प्रश्न पर आने दीजिए मुझे। तो मंगल की दृष्टि इस ग्रहण के बनने के कारण युद्ध की संभावना प्रबल हो जाती है, तो इसमें प्रबल हो जाती है। मंगल की जो दृष्टि वहां पड़ रही है मिथुन राशि पे ग्रहण पे, तो इस पे बृहद संहिता में कहा गया है कि इसमें वायलेंस, हिंसा बढ़ जाता है, युद्ध का भय, तस्करों का भय इसमें कहा गया। यानी जो ये माफिया किस्म के लोग हैं, चोर डाकू हैं, इनकी प्रबलता थोड़ी बढ़ेगी और युद्ध का भय रहेगा। तो अभी जो आप देख रहे हैं चाइना के साथ जो तनाव है और जो पीओके को लेकर पाकिस्तान से हमेशा जो तनाव रहता है वो बढ़ सकता है। बिल्कुल, तो वहां यही देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक सभी का सम्मिश्रण है और लोग उस पर यकीन करते हैं, विश्वास रखते हैं। पुणे से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, आपका सवाल जरूर आप लें। सुरेंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए थे वो अपने तमाम सवाल, और देखिए अमूमन पंडित जी सभी के मन में यही बात है कि वो चाहते हैं कि हमें कम से कम इतना तो पता हो, इतना हम जरूर कर लें जिससे हम अपने आप को, अपनी राशि को, अपने परिवार को, अपने अपनों को, अपने परिजनों को सुरक्षित रख पाएं। ये संतोष, ये भाव जरूर हो। पंडित मार्कंडेय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त बुजुर्गों को कहा जा रहा है, बच्चों को कहा जा रहा है, और अमूमन हर बार जब ग्रहण लगता है तो कहा जाता है कि आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है और कुछ चीजों को करने की जरूरत है। तो आप इनके दृष्टिकोण से क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी प्रभाव एक दिन में तत्काल नहीं होता है और अनेक कारणों को मिलकर के एक कार्य होता है। यह तो मान के चलना होगा कि केवल ग्रहण से ही यह हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अनेक कारण, जैसे राम का अवतार जो है, राम के अवतार के अनेक कारण है, वैसे ही एक कार्य के अनेक कारण हो सकते हैं। और अनेक कारण जब मिलते हैं, अनेक बुराइयां मिलती हैं तो एक बड़ी बुराई पैदा करती है, एक बड़ा रोग देता है, एक बड़ी घटना देता है। तो वैसे ही ये जो कहना है कि बुजुर्गों के लिए या बच्चों के लिए या किसी के लिए, ऐसे ही कहा गया है कि बाल, वृद्ध और रोगी के लिए छूट है। जी जी, चूंकि दवा जिनको आनी है उनको दवा खानी है, तो रोटी खा करके दवा खानी है तो रोटी खानी है जी, वहां पर ग्रहण नहीं देखना है। अब रही बात कि आपको देखिए, आकाशीय ये प्रक्रिया चल रही है, उसका प्रभाव तो सब पर आएगा, सब पर आएगा। पंडित जी, एक कॉलर हैं जो आपसे सवाल और संशय का निराकरण चाहते हैं। दीपक हमारे साथ सहरसा से जुड़े हुए हैं। दीपक, आप अपना सवाल लें। दीपक, आप सबसे पहले तो अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए और एक बार फिर से अपना सवाल लें। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा मीन राशि है मैम। जी प्रणाम। जी पंडित मार्कंडेय जी। जी सर, मेरा मीन राशि तो मैं जानना चाहता हूँ जो है जी, तो मीन राशि से चौथे स्थान पर यह ग्रहण हो रहा है, तो इसलिए यह शुभ नहीं माना गया है। मैंने पहले भी बताया, अभी भी कह रहा हूं कि आप बैठ करके ईश्वर का आराधन करें, भगवान की आराधना करें जितना संभव, और ग्रहण नहीं देखना चाहिए आपको। मेरा यह सबसे असहज उपाय है जी, ग्रहण नहीं देखना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। धनबाद से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अरुण। अरुण, आप अपना सवाल लें। एक मिनट, एक जी रणधीर जी, आपसे ही मैं उनका सवाल ले रही हूँ। हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे ही जानना चाह रहे हैं। हाँ, आप अपना सवाल रखें अरुण। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है जी, और जन्म तिथि 26/5/1974 है। तो मेष राशि पड़ता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा मेष राशि पे? जन्म तिथि के अनुसार आपकी कुंडली के बारे में अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा। रणधीर धारी जी मेष राशि बता रही है, थोड़ा नाराज हो रहे हैं। अब मैं बता दूं कि चूंकि ये सब बता रहे हैं, तो अब मेष राशि से जो ग्रहण है तीसरे स्थान में पड़ेगा, तो आमतौर पर राहु तीसरे स्थान का शुभ बोला जाता है, लेकिन सूर्य आपके लिए क्या भूमिका निभा रहा है आपको यह सोचना है। तो सूर्य आपके संपूर्ण पाचन क्रिया का और विजडम का पंचम भाव का स्वामी हो जाता है मेष राशि में। तो आपकी संपूर्ण बौद्धिकता है,
अब आप तीसरा भाव देखने के कारण यदि शुभ बोल देंगे, जो आमतौर पर ज्योतिषी लोग कर रहे हैं, वो गलत होगा, क्योंकि सूर्य वहां ग्रहण में चला गया। आपका पंचम भाव का अधिपति तीसरे स्थान में ग्रहण में जा रहा है। आपके विचार में, पराक्रम में, निर्णय शक्ति में आपकी बुद्धि का ग्रहण हो रहा है। तो आप एडवेंचरस कोई डिसीजन मत लीजिएगा। मेरा बस इतना कहना है कि व्यक्तिगत सारी कुंडलियों में उसको अशुभ ही बोलना चाहिए उस भाव के हिसाब से। तो तीसरा भाव में पराक्रम है, हिम्मत, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में गलत निर्णय ले सकते हैं। आप जो भी अपना सामान इस्तेमाल करते हैं या कोई स्पोर्ट्स करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, किसी भी तरीके से कोई आप महत्वपूर्ण मित्रता करने जा रहे हैं बड़े बड़े लोगों में, या किसी भी ढंग से व्यावसायिक मित्रता कर रहे हैं, तो वहां आपका चूंकि मन जो आत्मा है सूर्य उसका ग्रहण होगा, तो आप लोभ के वशीभूत या ओवर कॉन्फिडेंस के वशीभूत होकर के, अति साहस के वशीभूत होकर के गलत संबंध बना सकते हैं। तो उसके कारण कालांतर में आपको पीड़ा होगी, क्योंकि राहु माया है, वही ग्रहण करता है सूर्य का, यानी आपकी आत्मा का। तो पराक्रम स्थान में माया के वशीभूत होकर के कोई भी, यदि आप माया को समझना बड़ा मुश्किल है, हर व्यक्ति को लगेगा कि मैं सही निर्णय ले रहा हूं। यानी कि तो ये सावधानी आपको रखनी है, अति उत्साहित नहीं होना है, एडवेंचरस ऐसा कोई काम नहीं करना है जो उसके लिए ये अनुकूल वक्त नहीं है। इम्तियाज हमारे साथ एक कॉलर पंडित जी जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, आप अपना सवाल लें। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछें। जी, हम शर्मा जी से पूछना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इस ग्रहण का क्या असर पड़ेगा। तो भारत पर पंडित मार्कंडेय जी, देखिए जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि देखिए हम अपने राशि के अनुसार, अपने भारत के अनुसार, और अगर विश्व के दृष्टिकोण से देखें तो इन तमाम चीजों पर इसका किस रूप में असर देखें, तो भारत पर इसका किस तरह का असर पड़ रहा है, और क्या कुछ इस वक्त जो चल रहा है वो सब कुछ इन राशियों और इस ग्रहण पर भी उसका असर है? देखिए, प्रभाव एक तरफा नहीं होता है। कोई भी प्रभाव जो होता है वह केवल एक तरफा नहीं होता, कई योगों को लेकर के एक योग पैदा होता है। वही ग्रहण का योग जो है वही जैसे धनु राशि हो रहा है भारत के लेकर के, हम भारत को धनु राशि मानते हैं, तो धनु राशि मानते हैं, तो धनु से सप्तम भाव में यह ग्रहण हो रहा है। तो सप्तम भाव में जहां से वह हो रहा है वहां पर एक सप्तम दृष्टि भी है, वहां पर सूर्य है, चंद्रमा है, लेकिन बृहस्पति जो है वहां से बैठा हुआ है ये द्वितीय भाव में, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए तुला, चूंकि यह धनु राशि है, तो धनु राशि पर अच्छा प्रभाव स्त्री पीड़ा, जैसे हम लोग सप्तम भाव को स्त्री पीड़ा मानते हैं, स्त्री भाव मानते हैं, तो वहां पर स्त्री पीड़ा हो सकती है। तो वहां पर स्त्री पीड़ा का मतलब कि शासक की पीड़ा है। बिल्कुल, धनबाद से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, संजय, आपका सवाल। जी, हेलो जी संजय, आप अपना सवाल रखें। धनबाद से विनोद सिंह बोल रहे हैं, वृष राशि है। हाँ, आप अपना सवाल पूछे विनोद। हाँ, वृष राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो जानकारी लेना चाहते हैं। तो मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? रणधीरधारी जी, जब भी देखिए राशि को लेकर के लोगों के मन में एक बात जो है वो बार बार सभी जो दर्शक हैं उन्हें इतना ही पता है कि देखिए हमारी ये राशि और इस राशि के अनुरूप हम क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, उनकी जिज्ञासा को मैं शांत कर रहा हूं। देखिए, वृषभ राशि के लिए सूर्य का अतिरिक्त जो महत्व है, मतलब आम जो महत्व है हम सबके लिए कि हम सबकी आत्मा का कारक है, तो अतिरिक्त महत्व यही है कि उनकी घर गृहस्थी का वो अधिपति हो जाता है, चतुर्थ भाव का अधिपति होगा। उनका जो सार्वजनिक जीवन होगा, जनता के बीच में उनकी जो भूमिका रहती है, उसमें उनको सूर्य ही संचालित करता है, और उसका ग्रहण हो रहा है उनके कुटुंब जन में और धन भाव में। तो फैमिली अफेयर्स में उनकी आत्मा का ग्रहण है, यानी उनके भीतर आंतरिक जो विजडम है उसकी कमी रहेगी। तो परिवार में कोई विवाद, पारिवारिक कोई भी चुनौती हो, उसमें थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस ना रखिए, थोड़ा अवॉइड करिए। अगला 3 से 6 महीना कोई भी बहुत डिवास्टेटिंग डिसीजन मत लीजिएगा, या कोई निर्णायक स्थिति आ रही हो तो थोड़ा अवॉइड करिए इस समय को, विशेषकर आगामी 3 महीने का जो प्रभाव होगा। बिल्कुल, और रांची से हमारे साथ एक दर्शक रितेश जुड़ गए हैं। रितेश, आप अपना सवाल रखें। होगा, गलत शब्द ना बोलना। मैम, तुला राशि का प्रभाव क्या पड़ेगा? पंडित मार्कंडेय जी, तुला राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? इन्हें निश्चिंत रहना चाहिए, इन्हें ये महसूस करना चाहिए कि चलिए हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं है। तुला राशि पर जो है मान हानि की बात है, थोड़ा सा सामाजिक सम्मान में कमी आ सकती है, इतना ही मान के चलना है। देखिए, मान सम्मान आदि जो है वह
कुछ न कुछ रोज की क्रियाएं होती रहती हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारी बातें आपकी मान ही ली जाती है, लेकिन उसको सामान्य प्रभाव माना जाएगा, इसलिए कोई विशेष प्रभाव नहीं है। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल है, वक्त की कमी है और माफी चाहूंगी, सवाल तो कई जहन में और कई हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो संशयों को दूर करना चाहते हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल जो मैं लेना चाहूंगी और पंडित जी आपसे भी और ज्योतिषाचार्य आपसे भी बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में जवाब चाहूंगी कि चूंकि कोरोना का वक्त चल रहा है, इस ग्रहण को इस रूप में देखने के साथ क्या करें और क्या ना करें? देखिए ये जो है ग्रहण काल में गंगा स्नान को बड़ा महत्व दिया गया है। ग्रहण की तरह घातक नहीं। मैं चाहूंगी रणधीरधारी जी पहले आप अपना जवाब रख दें। हाँ, कोरोना के संदर्भ में इसमें कोई फियर नहीं है, क्योंकि ये पीछे का कोरोना का जो कारण बना, महामारी का कारण जो बना था ना, पिछला सूर्य ग्रहण बना था, उसमें वैद्यों के लिए, चिकित्सक के लिए, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए वो बुरा बोला गया था। इसका जो सार्वजनिक फल है, इसमें बढ़ती हुई बीमारी के बारे में कोई संकेत नहीं है, लेकिन जब चूंकि सूर्य है ना इन्वॉल्व, तो व्यवस्था, सरकार इसमें इन्वॉल्व है, सरकार पे ये दबाव का कारक है। लेकिन मेरा मानना है कि ये अन्य प्राकृतिक चुनौतियां, अन्य प्राकृतिक चुनौतियों को दिखा रही है। कोरोना का जो जनरल हम लोग प्रिकॉशन लेके आ रहे हैं कि अपने इम्यून को ठीक रखें, सूर्य का भी इम्यून से गहरा संबंध है, आत्मा का वो कारक है। पंडित मार्कंडेय जी आपसे 10 सेकंड में जानना चाहूंगी कि हम क्या ध्यान में रखें, क्या इस वक्त में हमें क्या करना चाहिए? रहेंगे देखिए, मैं कह रहा था कि गंगा स्नान का बड़ा महत्व है या नदियों में, तीर्थों में स्नान का महत्व है, लेकिन कोरोना काल है, इसलिए 2 गज की दूरी जो है वह जरूरी है और आप घर पर ही स्नान करें। चूंकि कहा गया है कि ग्रहण काल में जो है घर का पानी, जल का, कहीं का भी पानी में गंगा जी का वास रहता है, इसलिए गंगा जी के लिए कहीं दूर भटकने की जरूरत नहीं है। कहीं आपसी आप घर पर ही आप शुद्ध हो सकते हैं, अब तमाम व्याधियों से दूर रह सकते हैं और बिल्कुल 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, जिसको खुद प्रधानमंत्री भी बार बार कहते रहे और इस वक्त काट सिर्फ कोरोना से बचने का यही एक है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिषाचार्य रणधीरधारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पंडित मार्कंडेय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम सवालों के जवाब और उन शंकाओं को दूर करने की हमने कोशिश की अपने इस कार्यक्रम के जरिए। तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और निर्देशों का जो कोरोना को लेकर जारी किए गए उनका पालन जरूर करें।